हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। पहले जैसे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पहले जाके वो पार्ट्स देखिए। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी हमारा अपडेट मिस ना हो। थैंक यू। अब हम देखेंगे कि जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में बताया था कि वो सभी अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारे बिज़नेस में हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, या जैसे हम सपोज़ जैसे हम स्कूल में ज्वाइन करते हैं तो हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, ABCD इस तरह के। वो हमें कहाँ कहाँ आते हैं, अपने लेटर फॉर्मेशन में हमारे काम आते हैं। सेम उसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग में भी कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें अकाउंटिंग करने में या अकाउंटिंग पढ़ने में हमें हेल्प करेंगी। तो उसी चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर। ये वैसे तो आपने ईयर का तो आपको सभी को आइडिया है, लेकिन हम सभी ने ईयर कौन सा पढ़ा होता है? कैलेंडर ईयर, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ईयर को यूज़ करते हैं, जो कि अगेन 12 महीने का होता है, लेकिन ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, आपको दिख रहा होगा, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 इज़ अ फाइनेंशियल ईयर। आपको पता भी होगा क्योंकि आपका जो स्कूल का सेशन जो होता है वो भी इसी तरीके से अप्रैल टू मार्च तक का होता है, और उसको भी हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। बैंक्स और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते, वो सभी फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो अप करते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड वन इज़ कैपिटल। अब कैपिटल जो है थोड़ा सा नया वर्ड है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल इज़ दैट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हर एक ओनर को अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हुए लगानी पड़ती है। यानी कि अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आप बिजनेस को रन करने के लिए करोगे वही आपकी कैपिटल है। कैपिटल ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कैश फॉर्म में या कैश फॉर्म में ही हो। वो आपकी सपोज़ कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपने घर से कोई से एक चेयर ले आए, ठीक है, या आपने उस बिल्डिंग को जो है इन्वेस्ट कर दिया, मतलब बिल्डिंग का रेंट जो है वो अपनी तरफ से पे कर दिया। कुछ भी आप कुछ भी इन टर्म्स ऑफ कैश, इन टर्म्स ऑफ काइंड, काइंड मीन्स कोई सामान, कोई एसेट, एसेट हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये सभी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि ऑनर करेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हुए, तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बारी यूज़ हो गया है अकाउंटिंग में। थर्ड वन इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अगेन कैपिटल का ही एक टाइप है, एक हिस्सा है। कैपिटल जनरली दो तरीके की होगी। एक होगा फिक्स फॉर्म ऑफ कैपिटल, जो कि सपोज हमने से मैंने बिज़नेस एक शॉप ओपन करनी है, मैं 10 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो 10 लाख में से कुछ हिस्सा तो वो होगा जो मैं फिक्स्ड कर दूंगा, से एक बिल्डिंग को बनाने में, उसका सभी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका फर्नीचर डिज़ाइन करने में लगा दूंगा। तो से 10 लाख में से 7 लाख मैंने उसका फर्नीचर और जितना भी हमारे फिक्स्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट थी उसमें मैंने लगा दिया। बाकी बचा हुआ 3 लाख जो कि मैं यूटिलाइज़ करूँगा अब अवर डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जो सैलरीज पे करनी है मैंने, जो रेंट पे करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने हैं, यानी कि जो डेली बेसिस के, मंथली बेसिस के जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, उस एक्सपेंडिचर्स को हम बोल देंगे। जो एक्सपेंडिचर हम करेंगे वो कहाँ से करेंगे? वर्किंग कैपिटल में से करेंगे। अब वर्किंग कैपिटल का जो हमारा इक्वेशन है, यानी कि जो इसका फॉर्मूला है, वो है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं वो हम आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स क्या है? अब असेट्स क्या हैं? असेट हम हर वो चीज़ को हम अपना एसेट बोल सकते हैं जिसमें हम अपना हक रखते हैं, मालिकाना हक। यानी कि जैसे सपोज़ अगर ये फ़ोन मेरा है, मैं इसका ओनरशिप हूँ, रखता हूँ, तो ये मेरा एसेट माना जाएगा। ठीक है, यानी कि हर वो चीज़ जिसके आप मालिकाना हक रखते हो तो वो आपका एसेट है। ठीक। अब एसेट्स के भी आगे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है इसको। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड एसेट्स, जिसको हम नॉन करंट एसेट भी बोल सकते हैं, और सेकंड वन इज़ करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं और फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जल्दी से देखते हैं हम। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, पहले हम फिक्स्ड एसेट्स देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट होते हैं जो कि हम फिक्स्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज़ जैसे मैंने आपको कैपिटल में बताया कि हम फिक्स्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके से अब जब बिज़नेस आप रन करोगे, बिज़नेस आप स्टार्ट करोगे, तो उसमें आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, तो अब वो एसेट्स, वो चीज़ें जो आप परचेज़ करोगे फॉर लॉन्ग टर्म, से मैंने एक बिज़नेस, एक फैक्ट्री खोलने के लिए लैंड खरीद ली, बिल्डिंग बना ली वहाँ पे,
प्लांट, प्लांट मीन्स प्लांट पौधा नहीं, यहाँ पे प्लांट का हम बोलेंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैक्ट्री का डिज़ाइन, उस फैक्ट्री की बिल्डिंग को हम प्लांट बोलते हैं। और मशीनरी, जो भी हम मशीनरी वगैरह, अब मशीनरी जो है, बिल्डिंग जो है, जो लैंड है, ये हम हर रोज़ तो ख़रीदते नहीं है, और ये चीपर भी नहीं होती। तो ये जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट मतलब अटेन करती हैं, और ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होती हैं, तो इसको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत आपको हिंट हो गया होगा कि करंट एसेट्स क्या होंगे, फिर भी हम उसको देखते हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जिसको हम विद इन शॉर्ट टर्म, यानी कि एक साल, विद इन, जनरली हम बोलते हैं इसको कि एक साल के अंदर अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो बार बार चेंज होता रहता है। सपोज़ हमारा कैश, जो कैश इन हैंड है, या जो कैश हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, वो चेंज होता रहेगा। सपोज़ आज मेरे बैंक में 10,000 है, कल वो 8,000 भी हो सकता है, और परसों 12,000 भी हो सकता है। तो जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उस एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोला जाता है। इसकी हम अगर एग्जांपल्स चेक करें, तो मैंने जैसे मेंशन भी किया है यहाँ पे, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स मींस हर वो चीज़ जिसको हम कैश के बराबर मान सकते हैं। सपोज़ कैश इक्विवेलेंट्स हमें हमारा मेटल्स, सपोज़ जैसे गोल्ड, डायमंड्स, जैसे सिल्वर, ये सब चीज़ें आ सकती हैं जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मीन्स हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मीन्स हर वो सामान जो एक दुकानदार ने बेचने के लिए अपनी दुकान पे रखा हुआ है, उसको हम इन्वेंट्री या स्टॉक बोलते हैं। ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से सुनिएगा। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स मीन्स कि अगर कोई भी सामान, कोई भी चीज़ हमारे बिज़नेस में आ रही है कहीं से भी, सपोज़ मेरे फ्रेंड ने मेरे को कोई चीज़ दे दी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पे, या बिज़नेस में बेचने के लिए, तो वो भी हमारा जो है एसेट माना जाएगा बिज़नेस का। ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी से लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो एसेट्स तो वो इस चीज़ें हो गई कि जो हमारे बिज़नेस में अपने लिए जो है परचेज़ की थी, अपने बिज़नेस के लिए परचेज़ की थी, और वो हमारे बिज़नेस का एक ऑनरशिप रखती हैं। ठीक है, उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होंगी जो हमारे जो हमारी जो है एक जो हमें इन फ्यूचर उसके ऊपर जो हमारा डेट है, डेट मीन्स हमारा उधार, उधार है, और इन फ्यूचर हमें उसको रीपे करना है। सपोज़ आपने बैंक से लोन ले लिया है, वो आपकी लाइबिलिटी है। अगर आपने किसी फ्रेंड से लोन, किसी रिलेटिव से, या इवन पेरेंट्स से लोन ले रखा है, तो वो भी किस लिए? लेकिन बिज़नेस पर्पज़ के लिए, कोई अपने बिज़नेस को स्टैंड करने के लिए कुछ भी लोन लिया है, तो उसको आप लाइबिलिटी मानोगे। अब अगेन लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है। पहली करंट लाइबिलिटीज़, एंड सेकंड वन इज़ नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो होंगी, ऐसे उधार, ऐसी लाइबिलिटीज़ जिसको हम एक साल के अंदर अंदर पे कर देंगे, उसको करंट लाइबिलिटीज़ बोला जाएगा। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होंगी जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखेंगे। सपोज़ जैसे आप एक कोई लैंड उधार पे ले लेते हो, या उसके अगेंस्ट आप लोन ले लेते हो, 15 साल का, 10 साल का लोन ले लेते हो, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म उधार जो है वो माना जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कहीं ना कहीं हम सभी ने सुना हुआ है कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू मीन्स कि एक ऐसा, सपोज जैसे आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस में आपने 10 लाख लगाया। ठीक है, 10 लाख इन्वेस्ट करके अगर आप उसको, उसके ऊपर 12 लाख जनरेट होता है, तो इसका मतलब जो 2 लाख आपका एडिशनल जनरेट हुआ फ्रॉम दैट बिजनेस इज़ रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू को आप गेन भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रॉफिट भी बोल सकते हो। अच्छा, सेवन्थ टर्म इज़ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जनरली हम सभी को पता है कि एक्सपेंसेस मीन्स हमारा खर्चा, जो हम डे टू डे अपनी लाइफ में करते भी हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर हमें ध्यान किस पे देना है कि हमारे पास दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जो हम जर्नली सीधे अपने एसेट्स के ऊपर या अपनी लाइबिलिटीज़ के ऊपर पे आउट कर देते। ठीक है, सपोज़ मैंने मशीन खरीदी, मशीन के जो लेबर चार्ज था, उसकी जो डिलीवरी के एक्सपेंसेस थे, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या माने जाएंगे? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर बिल्स, इस तरह के एक्सपेंसेस जो हम इनडायरेक्टली, यानी कि मैं अपने एसेट के ऊपर डायरेक्टली पे नहीं कर रहा, मैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पे कर रहा हूँ। ठीक है, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैलकुलेट किए जाएंगे। एट्थ वन इज़ बैड डेट। अब बैड डेट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना भी नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स, अब देखिए, हर एक व्यक्ति ने क्या किया होगा अपने बिजनेस में, कहीं ना कहीं जो है लोन ले रखा होगा, या किसी को पैसे उधार पे दे रखे होंगे। अब
बैड डेट्स पढ़ने से पहले जल्दी से हम पहले डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वहाँ से। देखिए 19th एंड 20th जो है हमारा वो है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं तो आपको बैड डेट्स वहाँ से भी थोड़ा बहुत क्लियर होने लगेगा। डेटर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डेटर्स वो इंसान होते हैं जिनको हमने बिजनेस में पैसे दे रखे हैं। सपोज़ मेरा कोई फ्रेंड है बी, ठीक है, मेरे दो फ्रेंड हैं ए एंड बी। ए जो है उससे मैंने उधार ले रखा है और बी जो है जिसको मैंने उधार दे रखा है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ए वो है जिससे मैंने उधार ले रखा है और बी वो है जिसको मैंने उधार दे रखा है, ठीक है। तो बी मेरा क्या होगा, डेटर, और ए मेरा क्या होगा, क्रेडिटर। यहाँ पे एज अ ए बी एंड मैं सी इंडिविजुअल नहीं है, हम तीनों की एक डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स हैं और हम तीनों आपस में बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो अगर बी जो कि मेरा डेटर है, अगर वो किसी भी वजह से मेरा पैसा जो मैंने उसको दिया था वो वापस नहीं कर पाता, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, बैड डेट बन जाएगा। बैड डेट मीन्स एक ऐसा पैसा जो मेरा भी डूब चुका है या डूब सकता है, वो मेरे बैड डेट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब जल्दी से हम वापस से पुरानी वाली जो टर्म्स हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। नाइन्थ वन इज़ बिजनेस। अब बिजनेस तो सभी को पता है, सभी ने सुना भी है, लेकिन एक लीगल टर्म क्या है उसकी, एक लीगल टर्म क्या है, एनी लीगल एक्शन दैट इज़ डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस। यानी कि हर वो चीज़ जो कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको बिज़नेस बोला जाता है। लेकिन बिज़नेस हम ये नहीं है कि हम आज घर के बाहर खड़े होके से 10 रुपए की सब्ज़ी बेच देंगे एक दिन तो वो बिज़नेस कहलाएगा, ऐसा नहीं है। बिज़नेस जो है वो डेली बेसिस पे किया जाता है। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स तो पता है हमें सामान होता है, सर्विसेज मींस जो भी हम सर्विस दे रहे हैं। सपोज जैसे रेस्टोरेंट में हमें सर्विस मिलती है, होटल्स में जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो हमें सर्विसेज देते हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो हैं हमें बिजनेस कहलाएंगी अगर ये हम सारी एक्टिविटीज़ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो। टेंथ इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज़ अगेन अ मेजर टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसको समझने के लिए हम सभी को ध्यान देना पड़ेगा किस चीज़ के ऊपर, कि हमारे घर पे हम सभी ने कोई ना कोई चीज़ ज़रूर परचेज़ की होगी, ठीक है। सपोज़ मैं एक फ़ोन परचेज़ किया पिछले साल से 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। तो से 10,000 का मैंने परचेज़ किया। अब तुम खुद सोचो कि क्या अगर इस साल 1 जनवरी 2020 को अगर मैं वही फ़ोन सेल आउट करने की कोशिश करूँगा तो क्या मुझे 10,000 वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत ही सही पर डिक्रीज़ ज़रूर हुई होगी। से अगर 10,000 का फ़ोन लिया था मैंने तो एक साल बाद उसकी कीमत अगर 8,000 रह जाती है, जो 2,000 जो वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हुई उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, जिसको हम अपनी भाषा में यूजेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमने उसका वेयर एंड टेयर जो उसका यूज़ किया उसकी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन को हम तीन मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मेथड। लेकिन ये हम आगे वाले चैप्टर्स में, आगे वाले उसमें वीडियोस में देखेंगे। अब हम 11th देखते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एज अ बेस है हमारे अकाउंटिंग का। क्योंकि देखो अगर कोई भी बिजनेसमैन जब बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो उसको हम ऑनर नहीं बोलते हैं। हम जनरली तो समझते हैं कि अगर सपोज़ मैंने एक बिज़नेस एक्स वाई जेड कंपनी अगर स्टार्ट कर दी तो मैं उसका ऑनर होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे अकाउंटिंग टर्म में उसको प्रोपराइटर बोला जाता है। प्रोपराइटर वो इंसान होता है जो बिज़नेस में क्या लेकर आता है, कैपिटल। कैपिटल हमने अभी पढ़ा पीछे कि वो इन्वेस्टमेंट जो ऑनर करता है, ऑनर को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोपराइटर बोलेंगे। तो यानी कि हर वो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी बिज़नेस से होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोपराइटर में। क्यों होगा? क्योंकि वो ही उसका ऑनर कहलाएगा। अब इसके बाद जो वीडियोस हम बनाएंगे उसमें हम अकाउंटिंग एंटिटीज़, अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, जहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि अकाउंटिंग जो है कैसे वर्क करता है और उसमें क्या क्या हमें गाइडलाइंस फॉलोअप करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम ये देखेंगे कि प्रोपराइटर क्या है, वो इंसान है जो बिज़नेस को रन करता है, बिज़नेस को स्टार्ट करता है। अब ड्राइंग्स, 12th टर्म इज़ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो है ये वो पैसा है जो प्रोपराइटर विड्रॉ करेगा। विड्रॉ मीन्स, अब देखिए छोटा सा टर्म मैं तुम्हें जल्दी से बता देता हूँ कि हमारे बिजनेस में एक रूल है, एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट या
सोल ट्रेड बिजनेस, या इसको हम सिंगल एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। एंटिटी कंसेप्ट मीन्स हर एक बिज़नेस की अपनी एक पहचान होती है। अगर से मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, तो हम से युगल सन्स एक कंपनी है, ठीक है, आप सभी ने सुना हुआ है, आप सभी लोकल हो। तो ये सभी जो भी व्यक्ति हैं जिन्होंने भी ये नाम सुना है, सभी ने फर्म का नाम सुना है, युगल एंड सन्स या युगल सन्स। लेकिन कभी हमें ये पता है कि इसका ऑनर कौन है? क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या उसका नाम फेमस नहीं है ओनर का, उसका बिज़नेस का नाम फेमस है। तो एंटिटी मीन्स जो बिज़नेस का नाम है। सपोज़ जैसे हम बोलते हैं टाटा, तो टाटा फेमस है, लेकिन उसके जो ऑनर हैं रतन टाटा, वो इतने फेमस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बार बार हमें कंपनी का नाम ही सुनने को मिलता है। और अगेन एक और चीज़ बताऊं, कि जो हमारे ऑनर का नाम है, जो यानी कि जो हमारा प्रोपराइटर है वो, और जो हमारी बिज़नेस का नेम है, वो दोनों अलग हैं। प्रोपराइटर को हम अकाउंटिंग में उसका ऑनर नहीं मानते, उसको हम बिज़नेस से थोड़ा सा अलग मानते हैं, तभी हम इसको एंटिटी कंसेप्ट के अंदर, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ इसका। हम ड्राइंग्स पढ़ रहे थे, तो ड्राइंग्स देखते हैं। ड्राइंग्स मीन्स वो पैसा जो प्रोपराइटर अपने बिजनेस से विड्रॉ करेगा अपने खुद के इंडिविजुअल पर्पस के लिए। सपोज़ मैं अगर बिज़नेस चला रहा हूँ, मेरा खुद का बिज़नेस है, तो बिज़नेस का सपोज़ मैं अपने स्कूल फ़ीस देने के लिए या अपने घर का खर्चा चलाने के लिए जो भी अपने बिज़नेस से पैसा विड्रॉ करूँगा अपने पर्सनल रीजंस के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। 13 इज गुड्स। गुड्स मीन्स वो सामान जो भी हम रॉ मटेरियल फॉर्म में जो है परचेज़ करेंगे आगे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 14 इज परचेजेस। परचेज तो हम सभी को पता है कि जो भी हम सामान परचेज़ कर रहे हैं अपने सप्लायर से, होल से, इन फ्यूचर उसको जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। और सेल्स क्या होगा? जब हम वही चीज़ जो रॉ मटेरियल में था उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आगे इन फ्यूचर किसी भी कस्टमर को सेल कर देंगे, तो उसको सेल्स कहा जाएगा। परचेज रिटर्न्स एंड सेल्स रिटर्न क्या होता है? जब वो जो सामान हमने परचेज़ किया था अपने सप्लायर से, जब वो सामान हम किसी भी डिफेक्ट की वजह से या किसी भी रीज़न से उसको हम अगर वापस करेंगे, तो उसको हम परचेज रिटर्न बोलेंगे। और सेल्स रिटर्न क्या होगा? जो हमने सामान किसी कस्टमर को आगे बेचा था, कभी वो सामान हमें अगर रिटर्न करेगा, तो उसको हम सेल्स रिटर्न मानेंगे। 18 इज स्टॉक। अब स्टॉक और गुड्स में क्या डिफरेंस है, जल्दी से हम देख लेते हैं। गुड्स मींस वो सामान जो अभी रॉ मटेरियल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, और उसको अभी कन्वर्जन प्रोसेस में भी, वर्क इन प्रोग्रेस में भी हो सकता है। और स्टॉक मींस वो जो फिनिश्ड फॉर्म में हमारे पास पड़ा है, और ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। एसेट हमने अभी पहले ही पढ़ लिया क्या होता है। तो स्टॉक एक ऐसा एसेट है जो हमने फिनिश गुड्स यानी कि उसको फिनिश फॉर्म में रखा हुआ है। जैसे सपोज़ कि अगर एक कंपनी है जो कि बिस्किट बनाती है, तो वो जो बिस्किट है वो एक फिनिश गुड है, और वो फिनिश गुड्स अगर उसके पास बिजनेस में पड़ा हुआ है, तो वो उसका स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने डेटर एंड क्रेडिटर पढ़ लिया, तो जल्दी से हम 21 एंड 22 टर्म्स पढ़ते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट मींस क्या होता है? जब कभी भी जैसे हमने पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था डेबिट एंड क्रेडिट का थोड़ा सा इंट्रो, कि जब कभी भी हम दो चीज़ें परचेज़ करते हैं, कोई चीज़ हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मीन्स जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी चीज़ अगर हमसे जाएगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, आगे वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगा हमारे 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। 22nd टर्म इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स कभी भी कंपनी जब अपना उधार या अपनी लाइबिलिटीज़ पे आउट करने के फॉर्म में नहीं होती है। सपोज़ मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का उधार लिया था, लेकिन अब मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं उसको वापस पे कर सकूं, या मेरी लाइबिलिटीज़ मेरे एसेट्स से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट, या वो जो होती है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ए फर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अगर कुछ भी टॉपिक्स जिसके भी रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।